नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फ्रॉम जॉय टू एटर्नल ब्लिस। खुशी से जो परम आनंद तक की जो सफ़र है उसके बारे में क्या फ़र्क होता है दोनों में, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग में ऑथर बात कर रहे हैं, कहानी डिस्कस यहाँ पर की गई है, काफ़ी अच्छी कहानी है। तो कह रहे हैं कि एक बहुत ही अफ्लुएंट मर्चेंट था, बहुत ही बड़ा व्यापारी था जिसके पास काफ़ी दौलत थी, काफ़ी धन उसके पास था, बहुत सारे उसके पास महल जैसे घर थे, फैक्ट्रियाँ थी। और एक बार क्या होता है कि उसके एक मैंशन में, एक महल में आग लग जाती है और व्यापारी जो होता है बर्बाद हो जाता है। और उसका दुख देखते हुए जो उसका सहयोगी होता है, जो उसका मैनेजर होता है, वो उस व्यापारी को दिलासा देता है कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद आपको याद नहीं है कि कुछ ही दिन पहले आप ही के बेटे ने जो है इस मैंशन की जो है सेल जो है फाइनलाइज कर दी थी, इसको बेच दिया है ऑलरेडी। तो जब ये चीज़ व्यापारी सुनता है तो वो खुशी से उसका जी भर उठता है, बहुत खुश होता है कि हमारा नुकसान होने से बच गया। तो इसी खुशी के चलते वह अपने जो सहयोगी होता है उसकी सैलरी भी बढ़ा देता है, उसको और ज़्यादा कर देता है। तो आगे चलकर कुछ ही समय बाद व्यापारी का बेटा जब घर वापस आता है और देखता है कि कैसे उनका नुकसान हो गया, कैसे जो है घर पूरा आग की लपेट में आ गया, तो तब उनके पिताजी, वही व्यापारी, अपने बेटे को बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने उस घर को बेच दिया, नहीं तो आज हम बहुत बड़ा नुकसान फेस कर रहे होते। तो ये बात सुनकर व्यापारी का जो बेटा होता है वो जवाब देता है कि पिताजी, मैंने तो सिर्फ डील फिक्स की थी कि उस घर को बेचना है, लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट मैंने रिसीव नहीं की है, उसका एक भी पैसा मेरे पास नहीं आया है। और अभी तो जो जिसने खरीद की है, बायर है, वो तो अभी रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं अभी कोई पेमेंट भी नहीं करूँगा क्योंकि घर तो सारा जल चुका है। तो जब ये व्यापारी इतनी बात सुनते हैं तो तब दोबारा से जो जॉय, जो खुशी उनके अंदर डेवलप हुई थी, दोबारा से डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है। अभी फिर वो उदास हो जाते हैं। तो आगे बात कर रहे हैं कि हमने क्या सीखा कहानी से, कि जो जॉय होता, जो खुशी होती है, वो शॉर्ट लिव्ड होती है, उसका जो समय काल होता है बहुत छोटा होता है। क्योंकि वो जो बाहर की जो खुशियां होती हैं, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से जो आपको खुशियां मिलती हैं, उसके ऊपर निर्भर करती हैं। तो कहने का मतलब, जो भी चीज़ बाहर की सोर्सेज से डिपेंडेंट करेगी तो वो आपको खुशी जो देगी वो बहुत कम समय के लिए होगी। जैसे आप कोई मटेरियल घर पे लेकर आते हो, कोई नई वस्तु लेकर आते हो, खुशी होती है लेकिन कुछ समय तक की होती है, बाद में वही मटेरियल को, उसी वस्तु को घर में पड़ी रहती है, कोई उसको पूछता नहीं है और उसको देख देख कर फिर कोई खुशी भी नहीं होती। लेकिन इसके उलट अगर हम बात करें आनंद की, तो वो हमेशा रहने वाला है, वो सदीवी है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और दूसरी बात, ये हमारे अंदर से शुरू होता है, हमारे अपने अंदर से हमें मिलता है, ना कि बाहर से। हमारे अंदर से चीज़ मिलती है, इसलिए सदा रहती है, हमेशा रहती है। तो ये सोर्स होता है उस परमात्मा का, वो जो सच्चित आनंद, ओके, जो इतना सदीवी, कितना पुराना है कोई नहीं जानता, सदा रहने वाला है। तो उसको, उस सोर्स को हम जब उसमें विलीन हो जाते हैं तो आनंद की प्राप्ति करते हैं, तो काफ़ी फायदा होता है। और जब भी कोई जो खोजी होता है परमात्मा की खोज कर लेता है अपने आप के, अपने अंदर, तो वो ऐसी सुप्रीम स्टेट पे पहुंच जाता है जहां पर उसके पास आनंद ही आनंद होता है। तो जो पर्सन अपने अंदर की जो आत्म चेतना होती है उसको एस्टेब्लिश कर लेते हैं और अपने आप को डुबा लेते हैं उस परमात्मा के नाम में, वही जो है यहाँ पर जो आनंद होते हैं उसकी प्राप्ति करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो एक स्टेट होती है उस स्टेट तक पहुंचना होता है, जिसको नाम यहाँ पर दिया गया है ब्रह्म जनन, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने जो आपके दिल के गहराइयों के अंदर जो है परमात्मा का वास आपको करवाना है, ये आपके ऊपर है। तो ये प्रक्रिया है, धीरे धीरे शुरू होती है। ये तभी आप बस बास कर पाओगे परमात्मा का, जब अंदर के बेकार हैं वो बाहर जाएंगे। तो वहाँ पर आपको काम करना होगा, आप काम करोगे तभी जो है परमात्मा भी मदद करेगा। और जब आपके पास झलक होगी उस डिवाइन पावर की, कि आप समझते हैं, देखते हैं, जब आप उसमें मर्ज करोगे, पूरे तरह डूब जाओगे, तब ही जो है आप एक्सपीरियंस कर पाओगे उस आनंदिक जो अवस्था होती है उसको।
उस आनंदमयी अवस्था तक तभी आप पहुंच पाओगे। और आखिर में कह रहे हैं कि एक परफेक्ट मास्टर के जरिए उस परमात्मा की रियलाइजेशन की आप कोशिश करो, वहां तक जाने की अपने आप को जो है निखारो। एक शॉर्ट लिव जो जॉय है उसकी प्राप्ति की बजाय आप आगे बढ़ो और एटर्नल ब्लिस को जो है वो प्राप्त करो, जो सदा रहने वाला है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं डाटा प्रोटेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि आप भारत सरकार को कह रहे हैं कि आप गेट ऑन रहो, आप आगे बढ़ो डाटा प्रोटेक्शन लॉ के ऊपर। और जैसे व्हाट्सएप जैसे जैसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐप्स हैं, तो इसी की तरह और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिनको हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो सही तरीके से तभी रेगुलेट कर पाएंगे जब हमारे पास कोई अच्छा डाटा प्रोटेक्शन लॉ होगा। तो इसके लिए अलग से एक कमेटी भी बनाई गई थी, ओके, तो जिसका काम था कि आप डाटा प्रोटेक्शन के बारे में आप सुझाव दीजिए। तो उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी रिसर्च अभी भी चल रही है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, भारत का जितना भी डाटा है, हमारे भारत में जितने भी लोग रहते हैं, कुछ भी चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं, या फेसबुक चलाते हैं, अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं, या व्हाट्सएप चलाते हैं, या इसके अलावा कोई भी ऐप चलाते हैं, तो मेजॉरिटी ऐप्स, मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंडिया के नहीं हैं, वो यूएस के हैं। और जो भी हमारा डाटा है वो इंडिया में स्टोर नहीं हो रहा, वो जाकर कहाँ पर स्टोर हो रहा है, अमेरिका में। तो अगर आपके देश का डाटा ही आपके देश में नहीं है, कहीं और स्टोर हो रहा है, तो एक तरह का आपके डाटा के ऊपर जो रिस्क है वो बढ़ जाता है कि पता नहीं है हमारे डाटा के साथ क्या खिलवाड़ करेंगे, कैसे उसको यूज़ करेंगे। तो हाल ही में व्हाट्सएप का भी एक इशू हुआ था, जिसमें उसने यहाँ पर प्राइवेसी के ऊपर इशू कर दिया था कि आपके डाटा को जो है हम शेयर करेंगे फेसबुक के ऊपर। बाद में अभी व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने दोबारा से ये लिखा आ रहा है कि अभी इसको डिले कर दिया गया है। अभी पहले फरवरी तक की इसकी डेडलाइन थी, अब उसको मई तक एक्सटेंड कर दिया इन्होंने। मतलब कहने का कि अभी भी ये चाह रहे हैं कि हम अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको वैसे ही रखेंगे जैसे अभी हाल ही में इन्होंने की थी। तो मुद्दा यही है कि डाटा उसकी प्रोटेक्शन कैसे करें, वो बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें किसी तरह की लीकेज आती है तो जो कंज्यूमर है उसका नुकसान हो रहा है यहाँ पर। तो अगर बात करें चाइना की, तो चाइना क्या करता है, मोस्टली जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे यहाँ पर हम फेसबुक चलाते हैं, तो चाइना का अपना सॉफ्टवेयर है, लोग वहाँ पर वही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो चाइनीज़ कंपनीज बनाती हैं। चाहे व्हाट्सएप हो, तो इसी तरह से वी चैट करके चाइना में यूज़ होता है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो चाइनीज़ अपनी बनाई हुई ऐप्स को यूज़ करते हैं। तो उसका फ़ायदा उनको यही रहता है कि उनका डाटा उन्हीं के देश में रहता है, उनको यूएस का डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। तो भारत के लोग जो है, या पाकिस्तान के लोग जो हैं, और अफ़गानिस्तान, ये जितना भी ये सीरीज़ है, ज़्यादातर ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये जो अमेरिकन कंपनीज बनाती हैं उन्हीं के बनाए हुए यूज़ करते हैं। तो हमारा डाटा जो है रिस्क के ऊपर चला जाता है। तो यही बात इस ऑथर के द्वारा यहाँ पर कही गई है कि इस डाटा प्रोटेक्शन लॉ के ऊपर आगे बढ़ो और मजबूर करो इनको कि आप जो हमारा डाटा है हमारे देश में ही सेव करें। तो फेसबुक की बात करें तो अकाउंटेबल है, बहुत सारे पाप उन्होंने किए हैं, जैसे यहाँ पर शूट के नाम पर और कमीशन के नाम पर। जैसे यहाँ पर व्हाट्सएप को इन्होंने बाय किया, ओके, तो कंपटीशन के लिए, मतलब कि हम और आगे बढ़े। तो ये सभी का सभी प्रोसेस जो है जुडिशियल प्रोसेस से इनको डिटरमाइन किया गया है यूएस में, ओके। तो उससे उसकी जो कसवट्टी है उसके ऊपर ये गुजरे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें इनको, तो अभी जो व्हाट्सएप का डिसीजन है कि अभी वो अपने यूज़र एग्रीमेंट को चेंज करेंगे, तो अभी उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि आपका फेसबुक का कुछ ना कुछ डाटा, जो आपका जो व्हाट्सएप का डाटा है उसको हम फेसबुक के साथ जो है शेयर करेंगे, और इससे बहुत मायने में जो है आपको रुकावट होगी, आपको ज़रा नुकसान नहीं होगा, ये कहना है फेसबुक का, व्हाट्सएप का। तो अभी व्हाट्सएप जो है फेसबुक के अंडर ही काम करता है। इंस्टाग्राम जैसी जो संस्थाएं थी वो भी फेसबुक के अंडर चली गई हैं। तो ये ओवरऑल इस सिनेरियो के बारे में आम लोगों को नहीं पता होता है, और वो समझते हैं कि हमें सब कुछ फ्री मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब कुछ फ्री नहीं होता है। अगर कोई आपको फ्री में सर्विस दे रहा है तो उसके बदले में आपसे कुछ ना कुछ जरूर ले रहा होता है वो। तो इसी में जैसे जितने भी ये कंपनीज हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी, ये आपके डाटा यूज़ करती हैं आपका, ओके। तो आप अपने डाटा से उनको पे करते हो, जो भी डाटा आप व्हाट्सएप में ट्रांजैक्ट करते हो एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरीके से ही उनको जो है यहाँ पर पेमेंट होती है, पैसा कमाते हैं आपके डाटा से ही। चाहे आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो, चाहे आप किसी फेसबुक आईडी पे कुछ सर्च कर रहे हो। तो यहाँ पर एग्जांपल गूगल की ली गई है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हो, तो होता क्या है कि आप जो भी
आगे उस गूगल सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी ऐप खोलते हो, कुछ भी कराते हो, तो उसमें वो ऐड आनी शुरू हो जाती है, जो भी आपने कुछ दिनों पहले या कुछ घंटों पहले सर्च किया होता है। तो वो ऐड आने का मतलब उससे रिगार्डिंग सिमिलर एड्स और आनी शुरू हो जाती हैं। कहने का मतलब गूगल पहचान जाता है, गूगल पूरा ध्यान रखता है कि आप क्या चैट कर रहे हो, क्या मेल कर रहे हो, क्या ब्राउजिंग कर रहे हो, आपकी आदतें क्या हैं, आप कहाँ जाते हो, ओके, आपकी यहाँ पर एंगेजमेंट कहाँ है, मतलब आपको पूरी तरह से समझ जाता है गूगल, ओके, एज ए कस्टमर। तो फिर वो टारगेट करता है, वो उसी तरह से अपनी ऐड को डेवलप करता है और वही ऐड आपके सामने पेश कर देता है स्क्रीन के ऊपर कि आप ये चीज़ अभी खरीद ही लो, ओके। क्योंकि जो चीज़ मन को भाई होती है कस्टमर के, वही उसी चीज़ की सर्च जो है ज़्यादा होती है। जब जिस चीज़ की सर्च ज़्यादा हो तो फिर गूगल भी आगे से अपनी पेशकश रख देता है कि हाँ भी इसकी एडवर्टाइजमेंट निकाल दो, साइड में लगा दो, तो इसके भी गूगल को पैसे मिलते हैं, ओके। और यहाँ पर जो हमारा डाटा है उसी को यूज़ करके ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारा का सारा जो यहाँ पर खेल है, ये इंफॉर्मेशन को यूज़ करके पैसा बनाने का है। तो काफ़ी पैसा ये कंपनीज बना रही हैं हमारे डाटे को ही यूज़ करके। और आगे बात करते हैं कि जो चेंजेस यहाँ पर की गई हैं, जितने भी यूनिलेटरल चेंजेस टर्म्स ऑफ सर्विसेज में व्हाट्सएप के द्वारा की गई हैं, तो यहाँ पर चलाने के अलावा भारत को चाहिए कि एक अच्छा रीजनेबल लॉ जो है डाटा प्रोटेक्टिंग के लिए लेकर आए, और जो है इसका फ़ायदा जो है अपने जो सिटीजन हैं उसको पहुँचाए। और जैसे यहाँ पर एग्जांपल ली गई, जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो वहाँ पर उन्होंने एक जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बनाया हुआ है, जिससे कि वो वहाँ पर उन्होंने एक रूल्स बनाए हुए हैं कि कैसे अपने जो ईयू के सिटीजन्स हैं, यूरोपियन यूनियन के जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, उनके डाटे को कैसे प्रोटेक्ट करें, चाहे सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो। तो अगर हम कंपेयर करें, जैसे यहाँ पर अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें, अगर उनके जो व्हाट्सएप यूज़र टर्म्स ज़्यादा यहाँ पर कम इन्वेजिव है प्राइवेसी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर इंडिया के मुकाबले तो हाँ ये हमारा फेलियर है। तो अगर व्हाट्सएप यहाँ पर और कोई पॉलिसी यूज़ कर रहा है, यूरोपियन यूनियन में अलग तरह की प्राइवेसी पॉलिसी यूज़ कर रहा है, तो इससे हमारा फेलियर कि हम कोई लॉ नहीं लेकर आ रहे, हमने खुली छूट दी हुई है इनको। तो ये हमारे ऊपर है, हमें एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर, जो कि अगर व्हाट्सएप जो है या कोई भी जो यहाँ पर कोई भी आपको सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर यूरोपियन यूनियन में वहां पर प्राइवेसी का ध्यान रखा जा रहा है, तो भारत में भी प्राइवेसी का ध्यान रखना होगा। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर जो रूल्स यहाँ पर बनाए जाएंगे इतने क्लियर हों, जो कि फॉलो किए जाएंगे व्हाट्सएप जहाँ और भी जो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है उसके द्वारा, तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप के ऊपर है कि उन्होंने सोचना है कि उन्होंने अब भारत में सर्विस देनी है या नहीं देनी है, ना कि ये करना है कि वो इंडियन यूजर्स को यहाँ पर पूछें कि आप जो है हमारी नई जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, जहाँ तो आप उनको साइन कीजिए, ओके कीजिए, या फिर आप साइन आउट हो जाइए, आप जो है व्हाट्सएप ही छोड़ दीजिए। तो इससे अच्छा यही है कि ऐसे रूल्स हों कि आप यहाँ से बाहर ही चले जाएं, आपकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आगे बात कर रहे हैं कि अगर व्हाट्सएप की बात करें, तो ये भी जो है काफ़ी भड़का हुआ है, जैसे सरकार के द्वारा जो है असहयोग मिल रहा है, जैसे भी इनकी डिमांड्स हैं, तो उसके हिसाब से, और साथ ही साथ जो इनके राइवल्स हैं, इनके यूज़र्स हैं, इनके राइवल्स की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे सिग्नल ऐप आया है, टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप है, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है दिन ब दिन। जो सिग्नल मैसेजिंग ऐप है, ये भी कहा जा रहा है कि जो जिसने व्हाट्सएप बनाया था उसी ने ये सिग्नल ऐप बनाई है, और ये एलॉन मस्क का अदारा है। सो एलॉन मस्क अभी के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, तो अब ये उनके अंदर ये सिग्नल ऐप बनी हुई है। तो ये एक तरह का राइवल खड़ा हो गया है व्हाट्सएप के सामने, ओके। अगर व्हाट्सएप किसी भी तरह का कोई भी अपने यूजर्स को निराश करता है किसी भी तरीके से, तो ये हो सकता है आने वाले समय में ये प्लान कर जाए सिग्नल और टेलीग्राम के ऊपर। तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप के जो यूज़र ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारी मेजर साइट्स होती हैं आइडियोलॉजिकली जो यहाँ पर काम कर रही होती हैं, तो वो भी यहाँ पर कंफ्यूज है, पूरा का पूरा यूज़र बेस जो है कंफ्यूज है कि अभी अगर प्राइवेसी हमारी ऐसी छिन जाएगी, तो हम जो भी यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो वो तो सभी के सभी जनतक हो जाएगी। तो फिर एंड टू एंड यहाँ पर जो इनक्रिप्शन की बात करते हैं कि कोई भी डाटा आपका लीक नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा, तो उसका फिर फ़ायदा ही नहीं रहेगा अगर डाटा आपने उठाकर फेसबुक पे डाल दिया तो फिर इसी के चलते आने वाले समय में ये भी कन्फ्यूज़न है कि जो वो लोग जो यूज़र्स जो व्हाट्सएप चला रहे हैं कि वो वहाँ पर स्टे करें या माइग्रेट कर जाएं जो दूसरी ऐप्स है वहाँ पर सोशल मीडिया में। तो जितनी भी ऐप्स यहाँ पर अभी भी चल रही हैं, वो भी चाह रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से व्हाट्सएप जो है ये नीचे जाए और हमारी जो कंपनीज हैं वो ऊपर जाएं। और अगर बात करें भारत की, तो भारत बहुत बड़ी मार्केट है,
इन सभी ऐप्स के लिए और जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर्स डेवलप होते हैं उनके लिए। और आखिर में बात कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था कि जहाँ पर एक सेलिब्रिटी थे, एक पत्रकार थे बहुत ही मशहूर, जिनके व्हाट्सएप मैसेजेस जो थे लीक हो गए थे और काफ़ी बवाल उसका मचा हुआ है अभी भी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये अगर कोई दो बंदे आपस में मैसेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इस लेवल पर ये इतना लीक नहीं होता जितना कि जो यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना जो इनके थ्रू होता है। ओके, जो ये कंपनीज होती हैं, जो डाटा लीक इनके थ्रू होता है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। यही ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होती हैं डाटा का, अगर किसी तरह का भी लीक होता है कहीं पर किसी भी जगह पर। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि एक अच्छा डाटा प्रोटेक्शन लॉ हमें चाहिए और उसकी बिल्कुल सख्ती से उसकी इन्फोर्समेंट हो, जो कि आने वाले समय में जो भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हो उनको अपने हद जो है वो पता रहे। वो ये ना समझें कि अगर वो किसी चीज़ किसी भी जगह कोई फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोग यही समझ रहे हैं कि वो फ्री है। एक्चुअल में वो फ्री नहीं है, हमारा डाटा ही आप यूज़ करके आगे जो है पैसा कमा रहे हो। ओके, तो अगर ये समझ जो है डेवलप होनी शुरू होगी लोगों के अंदर, तो फिर आने वाले समय में लोग समझ जाएंगे और कोई भी अगर ऐप यूज़ करेंगे तो 100 बार सोचेंगे। और आने वाले समय में आप देखोगे बहुत सारी ऐप्स हो जाएंगी, अभी भी बहुत सारी ऐप्स हैं लेकिन मशहूर एक दो हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसी मार्केट हो सकती है कि कोई भी ऐप जो है यूज़ की जा सकती है, जहाँ किसी भी तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है कि आप कोई भी ऐप यूज़ करो और दूसरी ऐप तक आपका मैसेज पहुंचेगा। तो ये भी हो सकता है आने वाले समय में। तो ये था पूरा आर्टिकल जिसमें चर्चा की गई है डाटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में, कि उसकी ज़रूरत है अगर अच्छे से किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को, चाहे फेसबुक है चाहे व्हाट्सएप है, उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना है अपने देश में। तो इस आर्टिकल में थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो यूएस की पॉलिटी है वहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने 46th प्रेसिडेंट ने जो है शपथ ले ली है और जोसेफ बाइडेन जूनियर वो अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट जो है बन चुके हैं। तो यहाँ पर पहली बार हुआ है कि जब भी प्रेसिडेंट की यहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, जहाँ पर प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं, तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं वो भी वहाँ पर जो है प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा था कि जो जाने वाले प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, वो वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं थे, वो आए ही नहीं वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में। तो इससे ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो यूएस की पॉलिटी है वहाँ पर काफ़ी फ्रैक्चर जो है हो चुके हैं। तो इसके अलावा बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लीगल चैलेंजेस की अगर बात करें तो इसके अलावा एक बहुत बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाई गई झूठ की। ओके, और जो भड़काया गया, जो हारने वाले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा काफ़ी ऐसे भाषण दिए गए कि उन्होंने अपनी जनता को भड़काया, जो उनको सपोर्टर्स थे उनको भड़काया। तो आपने कैपिटल हिल का जो नज़ारा वो देखा होगा कि कैसे जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स थे वो कैपिटल हिल पर चढ़ाई करके जो प्रेसिडेंट ऑफिस था वहाँ पर जाकर बैठ गए, चेयर पर जाकर बैठ गए। तो वहाँ पर वो फ़ोटो शूट कर रहे थे। मतलब इस तरीके से पहली बार देखा गया है यूएस में कि इस तरीके से भी कोई पॉलिटी में हस्तक्षेप करता है। और बेसिकली चाह क्या रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, जो यहाँ पर पावर का जो ट्रांजिशन हो वो ना हो, उसको रोक दें, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो प्रेसिडेंट बाइडेन जो है, कल उन्होंने 20 जनवरी को शपथ ली और प्रेसिडेंट बने। और अभी उनका क्या टारगेट होगा कि जहाँ जहाँ पर भी रिपेयर करने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पर भी जो है खराबी की गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उसको सही करना है। तो उनका यहाँ पर जो मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ बाहर जो यहाँ पर सिचुएशन उसी को नहीं, अपना देश है वहाँ पर भी जो यहाँ पर पैंडेमिक की वजह से नुकसान हुआ है उसको कैसे आगे लेकर चलना है, इकोनॉमी को कैसे रीबिल्ड करना है। अमेरिका की भी इकोनॉमी काफ़ी नेगेटिव में गई है, जीडीपी यहाँ पर -33% जीडीपी अमेरिका की चली गई है जब यहाँ पर लॉकडाउन लगा था, और भारत में -23.9% थी जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा था उस समय। तो अभी दोबारा से वर्ल्ड में भी अमेरिका की जो पोजीशन है उसको भी रीगेन करना है। और जितने भी अलायंसेस थे अमेरिका के अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ा है, उसको दोबारा से रिपेयर करना है, सही करना है। जो दुश्मन बनाए उनको दोस्त बनाना है। तो बहुत सारी पार्टनरशिप्स भी अमेरिका की थी पूरे वर्ल्ड में, तो उसको दोबारा से वैसे ही करेंगे जैसे ओबामा के टाइम पे था, क्योंकि ओबामा भी डेमोक्रेट्स थे और अभी जो बाइडेन चुनकर आए ये भी डेमोक्रेट्स हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे ये रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते थे। दो ही पार्टी सिस्टम है अमेरिका में, एक रिपब्लिकन पार्टी है, दूसरी जो है डेमोक्रेट्स की पार्टी है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं
तो अभी के लिए जब से अभी चार्ज संभाला है प्रेसिडेंट बाइडन ने, तो उन्होंने बहुत सारे जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले हैं। कुछ जो यहाँ पर जो उनके जो प्रीडिसेसर थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके द्वारा जो यहाँ पर फैसले लिए गए थे उनको दोबारा से रिवर्स किया है, और कुछ जो है यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेटजी है उसको चेंज करके दोबारा से शुरू किया है वहाँ पर। और जैसे यहाँ पर जो बैन लगा हुआ था कि जो मुस्लिम कंट्री से जो लोग यहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उस बैन को यहाँ पर एंड किया है, ख़त्म किया है। और जो वैक्सीनेशन की ड्राइव थी कोविड-19 के खिलाफ, उसको भी यहाँ पर पेस देने की कोशिश किया कि उसका दायरा बढ़ाया जा सके। और जो अमेरिका की सिटीजनशिप की यहाँ पर जो लेना चाहते हैं, जैसे 11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स अमेरिका में ऐसे हैं, तो उनको भी यहाँ पर एक रास्ता जो है दिखाया गया है कि किस तरह से वो आगे जो है प्रोसीड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, किस तरीके से वो अमेरिका की सिटीजनशिप है उसको एक्वायर कर सकते हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि जिस तरीके की उत्तेजना यहाँ पर प्रेसिडेंट चाहते हैं थ्रू कांग्रेस, वो और जो है कम्प्लेक्स हो सकती है आने वाले समय में। तो यहाँ पर जो ये चुनकर आते हैं, तो इनका जो यहाँ पर संगठन बैठता है अमेरिका की पार्लियामेंट में, उसको कांग्रेस कहते हैं। ओके, यहाँ पर कांग्रेस कोई पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं है। ओके, तो जैसे अगर आइडियोलॉजी की बात करें, तो अगर भारत की जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो अमेरिका के डेमोक्रेट्स हैं, तो इनकी आइडियोलॉजिकल जो यहाँ पर थिंकिंग है सिमिलर रहती है। और बिल्कुल वैसे ही जो रिपब्लिकन है और जो भारत में बीजेपी पार्टी है, तो इनकी भी जो आइडियोलॉजी वो सेम रहती है कि अमेरिका फर्स्ट, यहाँ पर भी इंडिया फर्स्ट। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आइडियोलॉजीज काम करती हैं। लेकिन अमेरिका में सिर्फ 2 ही पार्टीज रहती हैं, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत ज़्यादा पार्टीज है। यहाँ पर बाइडन ने ये भी चीज़ एक्नॉलेज की है कि जो समय यहाँ पर गुजरा है अभी, तो बहुत ही वो एक तरह के काला दौर जो है उस दौर से निकला है यूएस, और आने वाले समय में हम जो है दोबारा रोशनी की ओर आगे जाएंगे और आगे बढ़ेंगे और बदलाव लेकर आएंगे, और जो भी अमेरिका चाहता है जिस तरह का भी टारगेट, उसको अचीव करेंगे। तो यहाँ पर जो जो बाइडन है उनको हर एक फ्रंट के ऊपर काम करना होगा, आगे आना होगा। सिर्फ और सिर्फ यूएस को ही हील नहीं करना, उसी की इकोनॉमी की फिक्र नहीं करनी है, बल्कि जो अपनी पोजीशन है वर्ल्ड में दोबारा से उसको रिस्टोर करना होगा, जिसके ऊपर की अभी चाइना हावी हो रहा है। ओके, और चाइना अभी हावी क्यों हो रहा है? क्योंकि इकोनॉमिकली अपनी एक्सपेंशन काफ़ी कर चुका है चाइना। किसी समय में यह अमेरिका की एक्सपेंशन होती थी, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना। अभी जो है चाइना नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करता है सस्ते दामों पर, और लोगों में डिमांड बढ़ जाती है अलग अलग इकोनॉमिक्स में, अलग अलग वर्ल्ड के जो कंट्रीज है, और वो अप्रोच कर रहे हैं चाइना को ही। तो अभी ये आने वाले समय में भी एक तरह की वॉर चलेगी। पता नहीं अब जो है ट्रेड वॉर होती है, या इस वॉर को किसी और डायरेक्शन में बाइडन लेकर जाते हैं, या किस तरीके से डील करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप इनका होगा वही है कि जो मल्टीलेटरलिज्म है उसमें दोबारा से फेथ जगाया जाए। ओके, मतलब हर एक सेक्शन से जो है लोग आगे आए, अपनी जो है भागीदारी साबित करें और खुल के जिए। ओके, तो यहाँ पर जो पेरिस एग्रीमेंट है ऑन क्लाइमेट चेंज, उसको दोबारा से रीजॉइन करना होगा। इसको डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे, तो तभी इन्होंने बोल दिया था कि हम वापस निकल रहे हैं इस पेरिस एग्रीमेंट से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी राशि अमेरिका को देनी पड़ रही थी, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि हम पैसे क्यों दें। तो इसी के चलते चलते बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जब ये कोरोना वायरस फैलना शुरू हो गया था, तो अब यहाँ से भी WHO से भी अमेरिका बाहर आ गया कि हम इसको फंडिंग नहीं देंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर भी अमेरिका बाहर है, सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो यहाँ पर दोबारा से अपनी जो पोजीशन है अमेरिका जो है इसको रीजॉइन करेगा। ओके, ये करना होगा। इसके अलावा जो यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप है उसको और जो है मजबूत करना होगा, गहरा करना होगा। और आने वाले समय में चाइना है उसको किस तरीके से टैकल करना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो राइवल है यूएस का अभी वो चाइना ही है। ओके, और उसको कैसे टैकल करना है, इसके लिए कैसी अपनी पार्टनरशिप बिल्ड करनी है पूरे वर्ल्ड में, किस तरीके से जो दूसरे नेशन है उनके साथ जो है काम करना है, तो ये डिपेंड करता है अभी जो बाइडन के ऊपर। जैसी इनकी स्ट्रेटेजी होगी वैसे ही जो है चाइना को भी जो है उसका मुकाबला कर पाएंगे आने वाले समय में। तो यही था पूरा आर्टिकल। तो आई होप आपको आर्टिकल्स अच्छे लगे हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।